नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हैं। जी हां, देश के लोकतंत्र और वोटिंग सिस्टम को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर पर सियासी घमासान और पीडीए पाठशाला की सच्चाई। प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा और एशिया में बदलते समीकरण। और अंत में बात करेंगे उत्तराखंड के धराली गांव की, वो त्रासदी जिसने दिल दहला दिया। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ मंजूर, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2028 तक मिलेगी सब्सिडी, सरकार ने 2 साल तक बढ़ाई पीएम ई ड्राइव स्कीम। हुमा कुरैशी के घर में पसरा मातम, निजामुद्दीन में मारा गया भाई आसिफ। वोट की चोरी, संविधान के साथ धोखा, बेंगलुरु रैली में बोले राहुल गांधी। बिहार में 890 करोड़ की लागत से बनेगा जानकी मंदिर, पुनौरा धाम में बोले अमित शाह। उत्तर पश्चिमी चीन में अचानक आई बाढ़ में 10 लोगों की मौत, 33 लापता। 2019 में कांग्रेस फर्जी वोटों के चलते हारी, राहुल के बाद खरगे ने भी मोदी सरकार पर साधा निशाना। केंद्र सरकार ने लोकसभा से वापस लिया आयकर विधेयक, प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला। सोने की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड, चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी, 1,02,191 रुपए पहुंचा गोल्ड। ट्रंप के टैरिफ से बाजार में बिकवाली हावी, सेंसेक्स 765 अंक टूटा, निफ्टी 24,400 के नीचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और अपनी बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। देश के लोकतंत्र और संविधान को लेकर आज एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में वोट की खुली चोरी हो रही है और ये केवल एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि संविधान के साथ खुला धोखा है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में लाखों वोट फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और ये सब बीजेपी की मिलीभगत से हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जनता सवाल पूछती है तो आयोग अपनी वेबसाइट बंद कर देता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बना है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में लोकतंत्र की बुनियाद दरक रही है? क्या देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग दबाव में काम कर रही है? आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित वोट अधिकार रैली में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर फर्जी वोटों के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट की चोरी संविधान के साथ धोखा है और हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन आज देश की संस्थाएं खतरे में हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। पिछली बार जब चुनाव हुए तब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर हमला किया और लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाई। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर करीब 6.5 लाख वोटर्स हैं, लेकिन उनमें से लगभग 1 लाख फर्जी वोटर हैं। उन्होंने दावा किया कि डुप्लीकेट वोटर आईडी बनाई गई। एक वोटर ने 5 से 6 बूथों पर वोट डाला। लगभग 40,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है। एक ही पते पर 40 वोटर रजिस्टर्ड। राहुल गांधी ने कहा कि जब वे पारदर्शिता की मांग करते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय अपनी वेबसाइट बंद कर देता है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सौंपी जाए ताकि वे सबूतों के साथ फर्जीवाड़े को उजागर कर सके। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए खरीद फरोख्त हुई थी, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी चोरी हुई है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महादेवपुरा विधानसभा में 1,250 फर्जी वोट होने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि इन वोटों की मदद से बीजेपी को चुनावी फायदा हुआ। राहुल गांधी के इस हमले से सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर और आक्रामक होती दिख रही है, वहीं अब निगाहें बीजेपी की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर शिक्षा के नाम पर गर्मा गई है। जहां एक तरफ भाजपा सरकार स्कूल मर्जर को प्रशासनिक जरूरत बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध में शुरू की है पीडीए पाठशाला। इस पहल को लेकर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे आ से अलकायदा बताकर सपा पर तीखा हमला बोला है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बच्चों की पढ़ाई को घाटे लाभ की सोच से चला रही है। अब सवाल ये भी है कि क्या शिक्षा भी सियासत की जमीन बनती जा रही है? दरअसल उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खुलकर राजनीतिक रंग ले चुका है। समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए पाठशाला की शुरुआत के बाद
भाजपा और सपा के बीच जवानी जंग तेज हो गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस पहल को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है, वहीं सपा ने इसे बंद होती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जवाबी पहल करार दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पाठशाला के जरिए बच्चों को राजनीतिक एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। सपा की पाठशाला में आज से अखिलेश डा से डिंपल पढ़ाया जा रहा है। ये शिक्षा नहीं, बच्चों के दिमाग में जहर घोलने की साजिश है। अखिलेश यादव बच्चों को राजनीति में घसीट रहे हैं। उन्हें सिर्फ आज से अलकायदा याद है। उनकी सरकार में आतंकियों पर दर्ज केस वापस लिए गए थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है और शिक्षा को लेकर पारदर्शिता है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक कमी बजट की नहीं, सोच की है। पढ़ाई को घाटे लाभ की तराजू पर नहीं तौला जाना चाहिए। टीचर स्टूडेंट रेशियो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आदर्श व्यवस्था 1:20 की होनी चाहिए, लेकिन सरकार स्कूल बंद करके शिक्षा को कमजोर बना रही है। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री अपने प्रचार पर खर्च कम कर दें तो पढ़ाई के लिए पूरा बजट निकल आएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने स्कूल मर्जर के खिलाफ एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पीडीए पाठशाला शुरू की, जहां कार्यकर्ता बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये शिक्षा बचाने की पहल है, लेकिन वायरल वीडियो में बच्चों को आ से अखिलेश, डा से डिंपल पढ़ते हुए देखा गया, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। इस पूरे विवाद में अब मुख्य बहस ये बन चुकी है कि क्या राजनीतिक दल बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को अपने अपने एजेंडे का माध्यम बना रहे हैं? क्या पढ़ाई अब सियासत का हथियार बनती जा रही है? उत्तर प्रदेश में शिक्षा से जुड़ा ये मुद्दा अब केवल स्कूल मर्जर का नहीं, बल्कि राजनीति के मैदान का सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होगी, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ किताब और कक्षा का नहीं, बल्कि आ से अखिलेश और आ से अलकायदा की लड़ाई बन चुका है। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। करीब 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब गलवान की घटना की छाया अब भी दोनों देशों के रिश्तों पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की ये चीन यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि एशियाई राजनीति के संतुलन को फिर से आकार देने की कोशिश मानी जा रही है। इसी बीच व्हाइट हाउस का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसमें साफ कहा गया है कि बातचीत स्पष्ट और ईमानदार होनी चाहिए। तो क्या मोदी की यात्रा एशिया में नई रणनीतिक धारा तय करेगी? आइए इस दौरे से जुड़े हुए हर राजनीतिक और कूटनीतिक पहलू को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चीन का दौरा करने जा रहे हैं। ये वही चीन है जिसके साथ भारत के रिश्ते 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन अब एससीओ समिट के बहाने एक बार फिर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये दौरा न केवल बहुपक्षीय मंच पर भारत की भागीदारी को मजबूत करेगा, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित द्विपक्षीय बातचीत के लिए भी अहम माना जा रहा है। मोदी की पिछली चीन यात्रा 2019 में हुई थी। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग से आखिरी बार मुलाकात की थी। वहीं भारत के चीन दौरे पर अमेरिकी प्रशासन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। व्हाइट हाउस के प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सचिव ने टॉमी पिगॉट ने कहा कि बातचीत पूरी तरह से ईमानदार और स्पष्ट होनी चाहिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस से तेल खरीद, व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों पर अपनी चिंताओं को बार बार जाहिर किया। ऐसे कूटनीतिक संवादों का मकसद भी यही होता है कि सहयोगियों के साथ मिलकर गंभीर वैश्विक मसलों का हल निकालना। इस बयान से साफ है कि अमेरिका मोदी की चीन यात्रा पर नजर बनाए हुए है और रणनीतिक रूप से इस दौरे को गंभीरता से ले रहा है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है। इस मीटिंग को एशिया प्रशांत रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये चीन यात्रा सिर्फ एक शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संकेत है। क्या इससे गलवान के बाद जमी बर्फ पिघलेगी? क्या एशिया में नई कूटनीतिक चालें बिछाई जा रही हैं? और क्या भारत अब चीन से बातचीत की मेज पर शर्तों के साथ बैठने को तैयार है? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आएंगे। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा धराली गांव अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है। जिंदगी वहां 34 सेकंड में मिट्टी में दब गई। 5 अगस्त को बादल फटा, खीर गंगा का पानी बेकाबू हुआ और देखते ही देखते धरती कांप उठी।
आज चौथा दिन है, लेकिन मलबे में दबी चीखों तक पहुंचने में मशीनें भी हाँफ रही हैं। आज भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। उनके परिवार अब सिर्फ इस इंतजार में है कि कोई खबर मिले, कोई निशान, कोई पहचान मिले। गांव की 80 एकड़ जमीन 20 से 50 फीट गहरे मलबे में दबी हुई है, लेकिन इस तबाही से लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 जेसीबी हैं। हाईटेक रेस्क्यू उपकरण अभी भी 60 किलोमीटर दूर अटके हुए हैं। रास्ते, टूटी सड़कों और लैंडस्लाइड के आगे हार मान चुके हैं। धराली की ये त्रासदी सिर्फ एक गांव की नहीं, एक राज्य की है, पूरे देश की है। क्योंकि जब कोई गांव यूं आंखों के सामने मिटता है तो सिर्फ जमीन नहीं, इंसानियत भी बोलती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से धराली गांव में आई विनाशकारी तबाही के 4 दिन बाद भी रेस्क्यू अभियान पूरी ताकत से जारी है। पहाड़ी रास्तों की क्षतिग्रस्त होने और सड़कों के टूट जाने के कारण श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को हवाई मार्ग से निकाला जा रहा है। शुक्रवार सुबह से अब तक 80 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से हर्षिल से आईटीबीपी के मातली हेलीपैड तक पहुंचाया गया। अब तक कुल 452 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। खराब सड़कों और भूस्खलन की स्थिति को देखते हुए सेना के भारी भरकम हेलीकॉप्टर राहत कार्य में लगाए गए। अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और करीब 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जो संभवतः मलबे में दबे हो सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार से ही उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क, संचार, बिजली बहाली और खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। देश की राजनीति हो, शिक्षा व्यवस्था या फिर एशिया की रणनीतिक तस्वीर, हर मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे आज और आने वाले कल से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की धराली जैसी घटनाएं हमें सिर्फ ये याद दिलाती हैं कि खबरें सिर्फ आंकड़े नहीं, इंसान और इंसानियत की कहानियां भी होती हैं। खैर, आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और कुछ जरूरी सवालों के साथ। नमस्कार।